बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3 इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि फॉर्म 45 के मामले पर चीफ जस्टिस की जानिब से लंका ढा दी गई है सिकंदर सुल्तान राजा पर। मामला क्या है, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल और फॉर्म 45 के केसेस हैं, इनसे ऐसे ही जान नहीं छूटेगी। सिकंदर सुल्तान राजा की इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से जो पंगा है वो इस वक्त महंगा पड़ गया है और शहबाज हुकूमत की शामत आ गई है। इस मामले पर एक हंगामी इजलास हुआ है और इस इजलास में ख़ुद को बचाने के लिए कुछ अहम डिस्कशन हुई है जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन कियानी के मामले से। और ये जो इजलास है वो शहबाज शरीफ की जानिब से बुलाया गया था। मामला क्या है, अंदरूनी कहानी, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। 77 अरकान जो हैं हुकूमती अरकान, उनके डी नोटिफाई होने का मामला क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ी खबर है। और आखिर में नाज़रीन, शेर अफजल मरवत का जो एक नाराज़गी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात सामने आया था, शेर अफजल मरवत की वापसी से मुतल्लिक क्या खबर है, इस पर भी कुछ अपडेट्स हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन फॉर्म 45 वाले मामले के ऊपर आता हूँ। कल से एक मामला सोशल मीडिया के ऊपर भी और इवन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और वो मामला है जो वकला बरदरी है और जो लाहौर हाई कोर्ट है और चीफ जस्टिस हैं, इनके दरमियान कुछ जो इख्तलाफात हैं वो सामने आए और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम वगैरह भी हुआ। और कल से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ एक मुहिम या एक कंपेन आप कहें वो चल रही है। अब नाज़रीन, एक तो आपने ये सारा जो बैकग्राउंड है वो अपने जहन में रखना है और अब जो आपको मैं ख़बर देने जा रहा हूँ वो अब आपके सामने रखनी, आपने जो है वो जहन में रखनी और डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं कि कैसे ये एहतजाज वाला मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ फॉर्म 45 से जुड़ा हुआ है। एक तरफ तो ये सारा माहौल बनाया गया और चीफ जस्टिस के लाहौर हाई कोर्ट जो हैं उनके अगेंस्ट ये जो सारी कंपेन और ये चीज़ें की गई। दूसरी तरफ नाज़रीन, असल मामला ये है कि लास्ट जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस अमीर भट्टी साहब, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 जो जजेस थे वो उनके नोटिफिकेशंस जारी किए थे कि ये 2 जजेस होंगे जो कि फॉर्म 45 का जो मामला है, फॉर्म 47 का जो मामला है, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में आएंगे वो ये केसेस सुनेंगे। अब नाज़रीन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सिर्फ 2 जजेस होने का मतलब ये था कि केसेस बहुत ही लंबे चलने हैं और कोई जो फैसले हैं वो उसके ऊपर टाइमली नहीं आ पाएंगे और इतने लंबे केसेस चलने का फिर मतलब ये है कि ये हुकूमत अपना जो टाइम है वो निकाल लेगी। लेकिन अभी जो नए चीफ जस्टिस आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने मज़ीद 7 जजेस के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया कि ये 7 जजेस भी हैं, इनको भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में के लिए हमने नाम दे दिए और ये भी केसेस सुनेंगे। यानी कि कुल 8 के 9 जो जजेस हैं वो अपॉइंट कर दिए कि ये 9 जजेस हैं जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस सुनेंगे। लेकिन इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या किया गया कि हतमी जो एक मंजूरी का नोटिफिकेशन होता है वो जारी नहीं किया गया और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट हमें कुछ मज़ीद नाम दे और उनमें से हम अपनी मर्ज़ी से जो जजेस हैं वो पिक एंड चूज़ करेंगे और वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो केसेस हैं वो सुनेंगे। अब नाजरीन, ये क्या वजह है, इलेक्शन कमीशन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? केसेस तो जजेस ने सुनने हैं, अदालत ने सुनने हैं और नाम मांगे गए थे और वो नाम दे दिए गए कि ये 9 जजेस हैं, ये केसेस सुनेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों बज़िद है कि नहीं, ये जजेस नहीं सुनेंगे, आप नाम दें, हम अपनी मर्ज़ी से जो जजेस हैं वो लगाएंगे और वो ये मामलात जो है वो सुनेगा। अब इसके पीछे क्या कहानी, इसके पीछे कहानी ये है कि इलेक्शन कमीशन ये नहीं चाहता कि ये जजेस केसेस सुने और ऐसे जजेस जो उनकी मर्ज़ी के हों वो सुने और फिर जो उनका अपना उन्होंने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में 2 नंबरियाँ की हुई हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाकर अगर जो
गैर जानिबदार जजेज़ हैं, जब वो केसेस सुनेंगे तो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ फैसले आएंगे और सीटें जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपनी मर्ज़ी के जो जजेज़ हैं वो अपॉइंट कर दें और वो फिर इनके मुताबिक ही चलें, और ये असल में इस सारे मामले के पीछे कहानी है। लेकिन चीफ जस्टिस मौजूदा लाहौर हाई कोर्ट के ये नहीं मान रहे। उन्होंने कहा है कि हमने ये दे दिए हैं नाम, यही जजेस सुनेंगे। और फिर उसके बाद अब आपको जो मैंने बैकग्राउंड बताया था सारा लाहौर हाई कोर्ट वकला, और ये जो सारे वकला एहतजाज या तसादुम वगैरह हुआ है, ये आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वज़ीर कानून है इस वक्त, उनके ग्रुप से इनका जो लिंक है, ख्याल किया जाता है कि उनके ग्रुप के, और जाहिर सी बात है फिर हुकूमत में है वो, तो वो भी फिर नहीं चाहेंगे। तो इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है, और इसको माइंड में रखते हुए ये जो सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, ये भी आपने जहन में रखनी है और डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं कि असल में मुद्दा है क्या। तो ये जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक और इकदाम है, लेकिन इस मरतबा जो अदलिया है वो डट गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो डटे हुए हैं, वो भी एक बड़ी स्टोरी है, उस हवाले से भी है, बाबर सत्तार और मोहसिन अख्तर कियानी, दो जजेस के हवाले से। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और जजेस हैं वो भी इस वक्त डट चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर की तरफ मैं आता हूँ जी, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया था मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया था। उस फैसले की रोशनी में जो 77 या 78 अरकान है, हुकूमती अरकान, जो कि मखसूस नशिस्तों पर, और उन मखसूस नशिस्तों पर जो PTI की मखसूस नशिस्तें थीं, अपने अरकान लेकर आए थे और उन्हें जो है वो पार्लियामेंट में हल्फ दिलवाया था। इन्हें चूँकि मुअत्तल कर दिया गया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी तक जो मुअत्तली का नोटिफिकेशन है वो इनका जारी नहीं किया गया। बहरहाल ज़राए इलेक्शन कमीशन ये बताते हैं कि आज या कल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन 77 या 78 अरकान जितने भी बनते हैं, इनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर देगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में। लेकिन अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो ये होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की हुक्म अदूली। तो फिर तौहीन अदालत का जो मामला है वो भी सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट खुल जाएगा। लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि आज या कल में ये भी हो जाएगा, और यूं जो 2/3 अक्सरियत थी वो शहबाज शरीफ की ख़त्म हो जाएगी। 224 थे और ये मज़ीद कम होते हैं, तो कोई 200-201 के करीब जो अरकान है वो शहबाज हुकूमत के रह जाएंगे कौमी असम्बली के अंदर। और इसी तरह से दीगर सूबाई असम्बलियों में भी जो मुअत्तली है वो होगी, और ये 77-78 बड़ी मखसूस नशिस्तें हैं जो कि वापस हुई हैं इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत से। जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, इनका जो मामला है हुकूमत से एक आप कहें कि गलत पंगा ले लिया गया है। वो कैसे जी? कल रात के बड़ी एक अहम तरीन जो मीटिंग थी वो शहबाज शरीफ की जानिब से बुलाई गई, और ये मीटिंग शहबाज शरीफ ने की है जी वज़ीर कानून से और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, और मुशावरत की है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के मामले पर, जो इन्होंने तौहीन अदालत इनके हवाले से जो डेटा वगैरह लीक हुआ था। और कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 बेंचेस बनाए हैं 3-3 जजेस पर मुश्तमिल, जो कि तौहीन अदालत का केस सुनेंगे कि किस तरह से जो डेटा इनके ख़िलाफ़ लीक किया गया और क्या जो कंपेन है वो इनके अगेंस्ट चलाई गई। अब ये जो बेंचेस बने हैं, इन बेंचेस के बनने के बाद जो कि आज समाअत करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अभी तो खैर सुबह अर्ली है, अभी तो नहीं करेंगे, 5-6 घंटे के बाद ये समाअत की जाएगी। लेकिन खैर जैसी ये डेवलपमेंट हुई है तो हाथ पांव लग गए हैं हुकूमत को। और शहबाज हुकूमत ने क्या किया जी कि इस मामले के ऊपर एक हंगामी अहम मीटिंग बुलाई अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून की, और उनसे इस मामले के ऊपर जो मुशावरत है वो की है। अब ख़बर के मुताबिक जी जो तफसीलात सामने आई वो ये जी कि शहबाज शरीफ ने बाबर सत्तार साहब के डेटा लीक पर नोटिस ले लिया है, क्योंकि बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो डेटा लीक हुआ है वो ज़ाती नोयत का था, और वो तो जो हुकूमती इदारे हैं उनके पास ही होता है। इस पर जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने भी ओपन कोर्ट में रिमार्क्स दिए थे कि इसकी जो ज़िम्मेदार है वो हुकूमत है। अब आप सोचें कि ये मामला कितना टाइम हो गया है चल रहा है, डेटा कब से लीक हुआ, लेकिन रात गए शहबाज शरीफ की जानिब से मीटिंग बुलाई गई, और उस मीटिंग में उन्होंने जो नोटिस है वो लिया जस्टिस बाबर सत्तार साहब के डेटा लीक का, और इसमें उन्होंने कहा जी कि हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार नहीं है,
और फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि हो सकता है कि जो हैकर्स हैं उन्होंने कोई वेबसाइटें वगैरह हैक करके ये जो डेटा है वो चोरी कर लिया गया हो। लेकिन देखें ना किस तरीके से अब ये इस मामले के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर्दा क्यों डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि फिर वो जस्टिस अतुल्ला साहब के रिमार्क्स बिल्कुल ठीक थे कि हुकूमत ज़िम्मेदार है, आप ज़िम्मेदार हैं, और नोटिस भी ऐसे टाइम पर लिया कि जब हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करते हुए बेंचेस बनाए, और फिर साथ ये बहाना देना जी कि हो सकता है कि हैकर्स ने हैक किया हो सिस्टम और डेटा निकाल लिया हो। अब हैकर भी कोई बड़ा समझदार किस्म का हैकर था कि उसने बिल्कुल उस वक्त पर ही हैक किया, और हैक करने के बाद डेटा जस्टिस बाबर सत्तार साहब का ही खाली लीक किया, और फिर उसके बाद कंपेन चलाएगी तो औरों का भी जो डेटा था वो लीक किया जा सकता था या वहाँ से वो हैकर चुरा सकता था। लेकिन बड़ा कोई समझदार किस्म का हैकर था। और फिर उन्होंने खैर इस मामले के ऊपर जो मुशावरत है अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून से कि किस तरीके से कोई बच बचाव किया जाए, और फिर ये भी एक हिकमत अमली सामने आ रही है कि हुकूमत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर देगी कि ये जो 2 बेंचेस बनाए गए हैं, और इसमें ये मौक़िफ़ अपनाएगी कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अगेंस्ट ऑलरेडी एक रेफरेंस मौजूद है। तो बहरहाल जी सुप्रीम कोर्ट में अगर ये ले जाती है वो मामला, तो चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब वहाँ पर होंगे, और इन पर हुकूमत बड़ा एतमाद करती है। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून इतना एतमाद करती है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस ही तब आए कि जब चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने ओहदा संभाला। तो बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में ये बच बचाव के जो रास्ते हैं वो तलाश करने की कोशिश की गई, क्योंकि अदलिया इस वक्त डटी हुई है, और ख़ास तौर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब से जो पंगा है वो महंगा पड़ गया है। और ये जो बेंच बना है जो कि आज समाअत करेगा, इसमें देखेंगे क्या अपडेट सामने आती है। लेकिन ये एक हिकमत अमली और शहबाज हुकूमत की जानिब से कदम उठा लिया गया जो कि साफ जाहिर करता है कि कुछ ना कुछ मिली भगत ज़रूर थी, इसीलिए अब जाकर नोटिस लिया गया। भाई ये कितने दिन पहले की बात है, उस वक्त क्यों नोटिस आपने नहीं लिया? तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टैंड ले लिया है। तो ये दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। आगे चलते हुए नाज़रीन, शेर अफजल मरवत का जो मामला है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि जी वो क्या हुआ है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से पहले तो ये खबर आप सुन लें कि फिर उसके बाद इसकी मज़ीद डिटेल की जानिब चढ़ते हैं जी। PTI ने शेर अफजल मरवत को मुकम्मल तौर पर साइड लाइन कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को सियासी कमेटी और व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया है। PTI की क़यादत ने शेर अफजल मरवत के बयानात पर पार्टी ने रद्द अमल देते हुए इन्हें सियासी कमेटी से निकाल दिया है। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत को सियासी कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है, जबकि पार्टी ने इन्हें मुकम्मल साइड लाइन करने का फ़ैसला कर लिया है। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं शिबली फराज, उमर अयूब को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किए थे। इसके अलावा इमरान खान ने गैर ज़रूरी बयानात और रवैये की वजह से शेर अफजल मरवत से वो भी खफा हैं, और उन्होंने ही कल और आज अडयाला जेल में मुलाकात करने से भी इनकार किया है। ज़राए का कहना है कि पार्टी रहनुमाओं ने इमरान खान को शेर अफजल मरवत को सियासी कमेटी और कोर कमेटी से निकालने की तजवीज़ दी थी। तो अब शेर अफजल मरवत को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसमें काफ़ी रिजर्वेशंस हैं, और ख़ास तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है जिस पर इमरान खान साहब ने पहले शेर अफजल मरवत का नाम दिया था, तो इस पर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन से ख़ास तौर पर शिबली फराज या उमर अयूब साहब का जो नाम है वो सामने आ रहा है। और उन्होंने ही इमरान खान साहब से ये कहा है कि इनको नहीं दी जानी चाहिए ये कमेटी, और फिर इसके अलावा और बहुत सारी बातें इमरान खान साहब से इन शेर अफजल मरवत के हवाले से की गई हैं। बहरहाल यही एक रीज़न है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का जो नाम है वो नहीं दिया। तो बहरहाल जी कल ये हुआ जी कि शेर अफजल मरवत साहब से मुलाकात भी नहीं की इमरान खान साहब ने, और अब ये हुआ जी कि पार्टी के अमूर से भी शेर अफजल मरवत को अलहदा कर दिया गया है। कल शेर अफजल मरवत ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है जी कि ठीक है, मैं बस अब डिसार्ट, इस तरह से उनकी गुफ्तगू थी कि वो अब डिसार्ट हो गए हैं, तो वो ठीक है, नहीं अब मामलात को आगे लेकर चलेंगे PTI की तरफ से, और वो जा रहे हैं, लेकिन वो वापस आएंगे, और वापस तब आएंगे जब इमरान खान साहब उन्हें वापस बुलाएंगे। और उन्होंने तनकीद खैर वो करते थे, फिर कुछ उनके बयानात भी सऊदीया के हवाले से इस तरह से सामने आए कि जिस पर इमरान खान साहब ने भी उनसे नाराज़गी का जो इजहार है वो किया, और फिर शेर अफजल मरवत ने ख़ुद भी एक्सेप्ट किया और कहा जी कि अब मैं जो गुफ्तगू है इस हवाले से वो नहीं करूँगा, तनकीद भी नहीं करूँगा। लेकिन खैर मेरे ख्याल से अभी तक चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी जो है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उनके नाम का भी अभी तक ऐलान नहीं किया गया। तो उसकी भी रीज़न यही थी कि जो इख्तलाफात हैं। तो बहरहाल अब शेर अफजल मरवत को साइड पर कर दिया गया है, तो हामिद रज़ा साहब पहले ही
वही कह रहे थे कि वो नहीं बनना चाहते। शेख वकास अकरम है, उनका नाम सामने आ रहा है कि शायद अब उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो नामजद कर लिया जाए। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, मेरे ख्याल से उन्हें इस तरह से साइड लाइन करना पीटीआई से, ये थोड़ा सा लॉस इस तरह से भी होगा कि बड़ी वो क्रिस्मेटिक सी पर्सनैलिटी है, और कैसे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाया, ख़ास तौर पर केपी पंजाब वगैरह में उन्होंने उठाया, क्योंकि जो दीगर लीडरशिप थी सारी, शिबली फराज हो गए, उमर अयूब हो गए, ये तो रूपोश थे। शिबली फराज तो बहुत ही एंड पे जाकर अभी वो नमूदार हुए हैं, वो सामने आए हैं, वो तो छुपे हुए थे, उनकी तरफ से तो कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं की गई थी। लेकिन शेर अफजल मरवत ने एहतजाज और पीटीआई को काफ़ी ज़्यादा उठाया। लेकिन खैर ये इख्तलाफात थे, और अभी इमरान खान साहब ने यही डिसाइड किया है कि फ़िलहाल शेर अफजल मरवत जो है वो साइड पर हो जाएं और कोई मुसीबत वगैरह क्रिएट ना करें। हो सकता है बाद में इमरान खान साहब इनको वापस बुलाएं, लेकिन शेर अफजल मरवत का भी यही कहना है कि इमरान खान साहब बुलाएंगे तो वो ज़रूर वापस आएंगे। तो ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का असर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।